Hello dear students, welcome to my channel Pragya, a new initiative of wisdom. आज हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी का सेल चैप्टर पढ़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हमारे पास कवर करने के लिए टोटल इम्पोर्टेंट 7 टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स की लिस्ट है जिनको हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। मे बी इस वीडियो में आधे ही कवर करें, नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सेल्स। तो यहाँ पे व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल and biological unit of all living organisms. It is the smallest unit of life capable of performing all life processes like respiration, digestion, excretion, etc. तो इस चीज को हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि एक सेल है, ठीक है, तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग क्यों बोल रहे हैं? लाइक हम कोई भी घर हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें ईंटें चाहिए होती हैं जो उसको हम सेल मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेल सिर्फ ईंट ही नहीं है, बाकी सारी चीजें जो भी कंक्रीट लग रहा है, जो छोटे मोटे पत्थर लगते हैं, ठीक है, या फिर सीमेंट मोरंग लगता है, वो सब कहीं से सीमेंट मोरंग क्या है, कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं जिसको, जो कि ब्लड है हमारी बॉडी में। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं जो मिल करके हमारा एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जैसे हम घर का एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और हर एक सेल का अपना खुद का एक फंक्शन होता है, वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से ही हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होता है, इसलिए उनको हम लोग फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। और बायोलॉजिकल इसलिए, बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है। तो बायोलॉजिकल यूनिट इस वजह से है क्योंकि लाइफ अगर स्टार्ट होती है तो उसके लिए एक सेल होना जरूरी है। कुछ ऑर्गेनिजम्स आपने देखे होंगे कि जिनके पास एक सिंगल सेल होगी, लेकिन एक सेल तो होगी ना, ठीक है। मल्टीपल सेल है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी एक सेल तो कंपलसरी है, इस वजह से इसको हम लोग बायोलॉजिकल यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि जिसके अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस जो टॉपिक वर्ड लिखा है ना, यही 10th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि उसमें हम रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू में बनता है, हु डिस्कवर्ड द सेल? तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1665 में डिस्कवर किया था। तो एक बारी मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि रॉबर्ट हुक ने अगर सेल को डिस्कवर किया था, फर्स्ट सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, तो फिर ल्यूवेन हॉक ने क्या किया था, ठीक है। तो ल्यूवेन हॉक ने भी फर्स्ट सेल ही डिस्कवर की थी, बट यहाँ पे डिफरेंस है कि इन्होंने डेड सेल डिस्कवर की थी, और जो एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक है, उन्होंने नॉट लिविंग मतलब लिविंग सेल जो है वो आइडेंटिफाई करी थी, उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665, और इन्होंने इसको कहाँ पे ऑब्जर्व किया था? इन्होंने एक्चुअली क्या किया था, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, और माइक्रोस्कोप के अंदर में इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको टेस्ट कैसे करें, मतलब समझ में क्या, ऐसे टेस्ट करना चाह रहे थे। आप भी कोई चीज बनाते हो ना घर में, कुछ किचन में कुछ खाना ही क्यों नहीं बनाते हो, तो आप सोचते हो उसको कोई टेस्ट करके बताए कि वो कैसा बना हुआ है, टेस्ट कैसा है उसका। कुछ भी आप बनाते हो तो दूसरों से जानना चाहते हो या खुद ही चेक करना चाहते हो कि जैसा आप चाह रहे थे वैसा बना या नहीं बना। तो उसी तरीके से रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था, तो ये उसको चेक कर रहे थे। तो उस टाइम पे ना बॉटल्स में ऐसे प्लास्टिक वाले या मेटल के ढक्कन नहीं होते थे, तो उस टाइम पे ऐसे बॉटल्स होती थी और उनमें लकड़ी का एक टुकड़ा लकड़ी का एक टुकड़ा फंसा दिया जाता था, ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर फंसा दिया जाता था, उसको बोलते थे कॉर्क, ठीक। अब वो लकड़ी का टुकड़ा क्योंकि प्लांट से लिया गया है, लेकिन वो टूटा हुआ है, तो अभी तो वो डेड हो गया ना, क्योंकि उसके अंदर का मटेरियल तो सारा सूख गया, ठीक है। तो ये जो कॉर्क थी, इसकी इन्होंने पतली पतली स्लाइस कट कर ली, जैसे हम लोग पकौड़ियां बनाने के लिए लौकी वगैरह को कट करते हैं, ठीक है। अब इस स्लाइस को इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के चेक किया, ठीक है। इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके इस कॉर्क के टुकड़े को चेक किया। जब इन्होंने चेक किया तो ये क्या देखते हैं
ये देखते हैं कि यहाँ पर उनको बहुत सारे छोटे 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 जैसे ये रूम्स दिख रहे हैं ना, ऐसे रूम्स दिख रहे थे, छोटे छोटे ब्लॉक्स। ठीक है, तो इन ब्लॉक्स को इन्होंने बोला कि ये जो स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको ये कंपार्टमेंट जैसे दिख रहे थे, इन्होंने इसको नाम दिया सेल। अब इन्होंने सेल नाम क्यों दिया? क्योंकि लैटिन वर्ड में सेलुला का मीनिंग होता है स्मॉल रूम्स, और ये स्मॉल रूम्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ठीक है, ही ऑब्जर्व डेड सेल नॉट लिविंग वंस। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कॉर्क थी। अगर वो किसी प्लांट को, लिविंग प्लांट को कट करके देखते तो उसमें शायद उनको लिविंग सेल दिखाई देती, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक सूखी हुई लकड़ी का टुकड़ा लिया था, तो उसमें उसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह कुछ नहीं था, साइटोप्लाज्म उसका पूरा सूख चुका था, तो वो डेड सेल थी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स इस पेज से बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बनता है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल या फर्स्ट डेड सेल। दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक नंबर यहाँ से बन गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, रॉबर्ट हुक ने इसको फर्स्ट सेल कब डिस्कवर करी थी? तो 1665 में डिस्कवर की थी। ठीक है, पहला इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, पहला इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया, और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट हो गया? ये 1665 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये कॉर्क में देखा था। किस चीज में देखा था? कॉर्क में देखा था। माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद बनाया था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, ये सेल वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज से आया? तो लैटिन भाषा से आया, लैटिन लैंग्वेज से। और इसका मीनिंग क्या होता है? तो सेलुला का मीनिंग होता है स्मॉल रूम्स। ठीक है, इन्होंने कैसी सेल डिस्कवर की थी? तो इन्होंने डेड सेल डिस्कवर की थी। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सेल थ्योरी और हु गिवन द सेल थ्योरी। इस तरीके से दो क्वेश्चंस बनते हैं। तो डेवलपमेंट कैसे हुआ सेल थ्योरी का, उसको देखते हैं। तो 1838 में एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे। ठीक है, जूलॉजी की ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी और जूलॉजी, सॉरी बायोलॉजी की ब्रांचेस होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो एक बॉटनिस्ट थे जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, एक जियोलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट, जो कि एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो मैथ्यूज स्लाइडन थे वो एक बॉटनिस्ट थे। तो उन्होंने बताया कि जो सारे प्लांट्स होते हैं वो सेल्स से बने हुए होते हैं, क्योंकि वो तो प्लांट्स के बारे में पढ़ते थे। तो उन्होंने बताया कि जो सारी सेल्स होती हैं वो किससे बनी हुई? प्लांट की सारी सेल्स, प्लांट जो है वो सारे सेल्स से बने हुए होते हैं, यानी उनकी सिंगल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? सेल होती है। और उधर 1839 में थियोडोर शॉन, जो कि जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी यही बात बोली कि जो एनिमल्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? सेल्स से बने होते हैं। इससे मतलब ये क्लियर हो गया कि प्लांट हो या एनिमल, यानी बायोलॉजी के अंदर चाहे बॉटनी है चाहे जूलॉजी, ठीक है, दोनों ही जो है किससे बन रहे हैं? सेल्स से बन रहे हैं, इसलिए इसको इसकी यूनिट बोल दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है टुगेदर दे प्रपोज द सेल थ्योरी विच वॉज लेटर मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्को इन 1855। तो इन दोनों ने ये बातें बताई थी, उसके बाद रुडोल्फ विर्को ने उसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिया। 1855 में उन्होंने फाइनल सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी का डेवलपमेंट यहाँ से हुआ था, स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, लेकिन इन्होंने इसको कोई नाम नहीं दिया था कि ये सेल थ्योरी है। ठीक है, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि सेल जो है वो इससे बनी हुई, सेल सॉरी प्लांट जो है वो सेल से बने होते हैं, और एनिमल्स जो है वो भी सेल से बने होते हैं। इन दोनों ने सिर्फ अपना एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में रुडोल्फ विर्को ने इनकी बातों को ऐड करके और उसमें अपनी एक थर्ड बात ऐड करके मॉडर्न थ्योरी दी थी 1855 में। कब दी थी? 1855 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना नाम भी। रुडोल्फ विर्को ने सेल थ्योरी दी थी, कब दी थी? 1855 में दी थी, लेकिन उसमें लास्ट ही सिर्फ पॉइंट इन्होंने दिया था, बाकी उन दोनों ने बताए थे स्टेटमेंट। ठीक है, तो उन दोनों की बातों को मर्ज कर दिया जाए तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर दिया हमने। ऑल लिविंग यानी प्लांट और एनिमल दोनों को मिला दिया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। फिर उन्होंने कहा कि द सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि उन्होंने बोला उसी से बनी हुई है, यानी कि वो इसकी यूनिट हो गई। अब वो स्ट्रक्चर भी दे रही है और फंक्शन भी कर रही है, इस वजह से स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो लाइफ की। इन्होंने, जो रुडोल्फ विर्को है, उन्होंने अपना एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि हर एक सेल जो है वो पुरानी सेल से ही बनती है। इस चीज को आप टेंथ से ज्यादा बेटर 11th क्लास में आप पढ़ोगे सेल डिवीजन चैप्टर में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक सेल होती है, वो सेल डिवाइड होती है धीरे धीरे, तो एक से दो सेल बनती है।
2 से फिर 4 सेल बनती हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप समझो कहीं पे हम लोग कट हो जाता है, कट लग जाता है, हम लोग को चोट लग जाती है, फिर वहां की स्किन हट जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो कवर हो जाती है, क्योंकि पुरानी सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं और सेल्स को बढ़ाती रहती हैं। अगर हमें चोट नहीं भी लगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे नेल्स जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं और हमारे हेयर्स जो है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ये किसने दिया था, ये लास्ट वाला पॉइंट रुडोल्फ फुको का था, और इन तीनों को कंबाइन करके उन्होंने ये मॉडर्न सेल थ्योरी बोल करके बताया था हम लोग को। ओके, होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल होती है। सेल का मतलब सेल ही से बात हो रही है, और यूनि मतलब एक, यूनि मतलब सिंगल, जिसके पास सिंगल सेल हो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास कई सारी सेल्स हों और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक बॉडी बना रही हो, एक ऑर्गेनिज्म बना रही हो, उसको मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लाइक ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स दैट वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटर मैनर, तो इसको बोलते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल आपका एमीबा, एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना। एमीबा की स्पेलिंग गलत हो गई। एग्जाम्पल्स ह्यूमंस, ट्रीज, फिश एंड फंजाई। स्पेलिंग गलत है, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताना इसमें कमेंट में करके कि क्या स्पेलिंग सही है, ठीक है। वैसे ज्यादा गलत नहीं है, थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, तो आप बताइएगा। मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल में हम हो गए ह्यूमंस, ट्रीज, अदर एनिमल्स लाइक डॉगीज वगैरह, एंड फिश, फंजाई, ये सब मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल। सेल्स कैरी आउट ऑल इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। अगर सेल नहीं होगी तो हम, क्योंकि वो फंक्शनल यूनिट है, तो कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं लाइफ के लिए जो जरूरी है। दे हेल्प इन ग्रोथ। अब कोई भी छोटा बच्चा है, एक सेल का जब वोम में होता है मदर के, तो वो एक सेल का होता है, धीरे धीरे वो बहुत बड़ा होता है, उसमें मल्टीपल सेल्स आते हैं, फिर वो इस दुनिया में आता है, छोटा रहता है, हाइट उसकी बढ़ती है। प्लांट भी आप देखो, हाइट बढ़ती रहती है, एक सीड से इतना बड़ा प्लांट हो जाता है, यानी एक सिंगल सेल से धीरे 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 करके ग्रोथ होती है उसमें। अगर हमको चोट लगती है तो वो भी कवर हो जाती है, यानी रिपेयर हो जाती है। इसके अलावा हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो हमेशा डैमेज होती रहती हैं और नई आती रहती हैं, ठीक है। और हम कोई भी काम करते हैं, अपने मतलब अभी आप पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ हाथ चला रहे हो, पेन चला रहे हो, कुछ भी, तो वो चीजें जो हैं वो एनर्जी की वजह से हो रही हैं, और एनर्जी का प्रोडक्शन भी सेल की हेल्प से होता है। जरूरी उसके लिए फूड है, फूड एज अ फ्यूल हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसको कन्वर्ट करने का काम एनर्जी में सेल्स का होता है। रिप्रोडक्शन भी सेल का काम होता है। रिप्रोडक्शन मतलब एक सेल से दूसरी सेल का बनना, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का बनना, दोनों ही बातें रिप्रोडक्शन के अंडर आती हैं। ओके, अब हमारा देखिए आप फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन टू सेल। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा है, टाइप्स ऑफ सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, ये दो टाइप्स होते हैं सेल्स के, और इनमें डिफरेंस जो है वो बहुत ही पूछा जाता है। फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग सीबीएसई का भी और टीचर्स का भी, ठीक है। So there are many, cells are mainly classified into two types based on their structure. उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे हम इन सेल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, cells that do not have a well defined nucleus or membrane bound organelles are called prokaryotic cells. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये आपके पास एक कोई पॉट है, ठीक है। इस पॉट में वाटर फिल्ड है, ठीक है। इस पॉट में क्या है, पूरा वाटर फिल्ड है, ठीक है।
अब इस पॉट के अंदर जो वाटर है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे, वाटर ही बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको ही सेल मान लें, ठीक है, इसको सेल मान लें, तो हम इस वाटर को क्या बोलेंगे, बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब अगर इसी वाटर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, यानी किसी और पॉट को अंदर बीच में रख दिया, तो अब ये 2 पॉट हो गए, ठीक है। अब इस पॉट के अंदर भी पानी है थोड़ा सा, और बाहर तो पानी ऑलरेडी था, लेकिन दोनों पानी को हम अलग अलग नाम से बोलेंगे ना, वरना फिर पता कैसे चल पाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो पूरा जब न्यूक्लियस की ये आउटर लाइनिंग नहीं थी, तो हम लोग उसको क्या बोल रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल। तो जब इसमें नहीं था तो इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल किसमें बोलते हैं, जब इसके चारों तरफ लेयर हो जाती है, दोनों पानी अलग अलग हो जाते हैं। तो अब जो बाहर वाला जो सेल के अंदर पानी है उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब लिक्विड से ले सकते हैं हम लोग, और जो न्यूक्लियस के अंदर वाटर है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे जो चीज हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे थे वो इन तीनों चीजों को डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं है, इन दोनों को ही कंबाइन करके जब बोलते हैं, जब न्यूक्लियस की लेयर नहीं होती है बीच में, तो उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं, और जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक की डेफिनेशन देख रहे थे कि सेल्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी जिसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, जिसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, क्योंकि सेल के अंदर अदर ऑर्गेनल्स भी होते हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ईआर, ये सारी चीजें। तो कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियस के ऊपर नहीं होती है, यानी न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं, आगे बताते हैं उसको। तो उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इस वजह से उसके अंदर का जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर है आपका हाँ, प्रोकैरियोटिक के की फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का मटेरियल तो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि न्यूक्लियस है लेकिन ऐसे जैसे डॉटेड लाइन से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर मटेरियल उसका जो प्रेजेंट होता है वो डीएनए छोटा सा वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं बनी हुई थी, इसलिए न्यूक्लियस का काम तो हो रहा है वहां पर, लेकिन नो ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर बोलते हैं हम लोग उसको। डीएनए जो है प्रेजेंट है, ठीक है, यही यही मैटर। कभी कभी ये हल्के से बाउंडेड होती है, कभी कभी वो भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अंदर का डीएनए, ये जो डीएनए का मटेरियल है वो प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नो मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा जनरली स्मॉलर इन साइज, और इनका साइज जनरली क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में ही होता है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, मोस्टली ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, और इसके एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। फिर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो सेल्स दैट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनके अंदर प्रॉपर बढ़िया सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसके अंदर क्रोमेटिन थ्रेड्स और न्यूक्लियोप्लाज्म सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो उसको बोलते हैं सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, और अदर ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। जैसे कि फीचर्स क्या होते हैं कि इसके पास में ट्रू न्यूक्लियस होता है,
यानी कि उसके पास मेम्ब्रेन होता है। हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस एक्सेट्रा। इसका साइज जो है 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, यानी कि उसके कंपैरिजन में बड़ा होता है हमेशा। ये मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा स्ट्रक्चर्स है, ज्यादा चीजें हैं इसके अंदर में, तो ये कॉम्प्लेक्स है। वो सिंपल है क्योंकि उसमें सिंपल सी चीजें हैं। फाउंड इन बोथ यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये जो है जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो कुछ यूनिसेलर में भी पाई जाती हैं और कुछ मल्टीसेलर में भी पाई जाती हैं। यूनिसेलर में जो इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वगैरह होता है वो है एमीबा, पैरामीशियम, तो इस वजह से इनको यूनिसेलर में भी काउंट करते हैं। और मल्टी सेलर में तो वेल डिफाइंड होंगी ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है, तो उसका एग्जांपल जाता है प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट। ठीक है, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो फीचर्स हैं वो न्यूक्लियस के बेसिस पे अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक में ये प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियाइड होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ छोटा सा डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि फ्रीली फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होता है प्रॉपर टू न्यूक्लियस, अभी हम लोगों ने देखा था। जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो फिर इसकी मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी, यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। साइज 1 से 10, 10 से 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि एब्सेंट होते हैं, और इसमें प्रेजेंट होता है। सेल टाइप मोस्टली यूनिसेलर, इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। एग्जाम्पल इसमें बैक्टीरियाज हो जाएगा, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है प्लांट सेल, एनिमल सेल और एमीबा वगैरह जो पीछे आपने यहाँ पर देखा है, पैरामीशियम, प्रोटिस्ट, फंजाई, ये सारे एग्जाम्पल्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन। स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स बट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल डिफर। क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने होते हैं, लेकिन सेल का जो कॉम्प्लेक्स होता है या सेल का जो स्ट्रक्चर होता है या सेल का जो फंक्शन होता है वो सब में सेम नहीं होता है। सबका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग काम होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव एंड इवॉल्व्ड अर्लियर। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जब हमारी यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप नहीं होती थी, प्रिमिटिव का मतलब पुरानी, बहुत पुरानी, स्टार्टिंग की। ठीक है, और बहुत पहले इवॉल्व हो गई थी, बहुत पहले बनी थी, अर्लियर, बहुत टाइम पहले, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर एडवांस्ड एंड अलाउ कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो काफी एडवांस्ड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए दूसरा टॉपिक भी, फर्स्ट टॉपिक हमारा कवर हो गया, सेकेंड टॉपिक कवर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक है हमारा cell shape and size. Cells are not of the same shape and size. They vary. देखो वेरी और वेरी में बहुत बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता है। ठीक है, VARY, ये वेरी का मतलब होता है बहुत, और ये वेरी का मतलब होता है वेराइटी से रिलेटेड, यानी वेरी करता है, डिफरेंट। इस वेरी का मतलब हो सकता है डिफरेंट कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी करता है यानी डिफरेंट करता है, और इस वेरी का मतलब होता है बहुत। ठीक है, तो दे वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। मतलब ये एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। किस चीज के बेसिस पे डिफरेंट होंगे? फंक्शंस के बेसिस पे, कि काम सब अलग अलग कर रहे हैं। जैसे ब्लड सेल्स जो है एक लिक्विड है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो सबका फंक्शन अलग अलग है और लोकेशन भी सबके अलग अलग है। ठीक है, ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन स्टमक टिश्यूज तो स्टमक के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, पेनक्रियाज के पेनक्रियाज में है, तो लोकेशन सबकी अलग अलग है, और ऑर्गेनिजम्स का टाइप भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें कितनी सेल्स होंगी, क्या शेप होगा, वो सारी चीजें हर एक चीज के बेस पे सारी सेल्स जो है वो डिफरेंट होती है। तो शेप्स की बात करें अगर हम लोग, तो सेल्स हैव वेरियस शेप्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। जो फंक्शन वो लोग परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे उनके शेप अलग अलग होते हैं। कंक्लूजन, द शेप ऑफ अ सेल डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, यानी कि सेल का शेप जो है वो डायरेक्टली इसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स आर
लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्स इफेक्टिवली। अब जो नर्व सेल्स होती है उनका शेप कैसा है, लॉन्ग है, क्योंकि उनको इम्पल्स जो है कंडक्ट करानी होती है। हमें कोई हाथ पे टच करता है और हमारे ब्रेन को ही मैसेज तुरंत मिल जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी लेंथ भी लंबी होनी चाहिए। हालांकि इतनी लंबी नहीं होती, बीच बीच में इसमें गैप्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, लेकिन हाँ 1 मीटर से ज्यादा लंबी तक 1 मीटर तक लंबी हो सकती है सेल्स। ठीक है, साइज की बात करें तो सेल साइज also vary greatly in different organisms. Most cells are microscopic, but some are visible to the naked eye. तो कुछ सेल्स को हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, लेकिन कुछ को हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। इनका साइज बहुत वेरी करता है, कुछ बहुत छोटी, कुछ बहुत बड़ी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ये तो 11th में 12th में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट सेल होती है। लार्जेस्ट एनी, देखो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस समझिएगा, लंबी और बड़ी दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग है। ठीक है, वो 17 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, आपकी स्केल चेक करिएगा कितने सेंटीमीटर की है और उससे कितना बड़ा ये होगा वो आप बताइएगा। ठीक है, डायमीटर में वो भी, तो चौड़ाई भी होगी उसकी कुछ ना कुछ। तो लॉन्गेस्ट जो सेल है वो ह्यूमन नर्व सेल है, क्योंकि ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा वहीं पर कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर तक, इतना छोटा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल है वो। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, सेल साइज इज नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। An elephant and a mouse both have similar sized cells. Instead, cell size is related to the function of the cell. मतलब कहने का है कि ऐसा जरूरी नहीं कि एलिफेंट बहुत बड़ा एक एनिमल है और चींटी बहुत छोटी सी है तो इसकी सेल अलग होगी, इसकी सेल भी इतनी छोटी होगी। जो सेल जैसे स्ट्रक्चरल सेल है तो वो उसकी भी इतनी बड़ी होगी, उसकी भी इतनी बड़ी होगी, वो मिल करके उस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। नर्व सेल की बात होगी तो मैक्सिमम इसकी भी लंबी होगी जितनी मैक्सिमम लेंथ ले सकेगी, और इसकी भी लंबी होगी। यानी कि इन दोनों की बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सेल का साइज कितना होगा। ओके, अब हमारा 3 टॉपिक्स जो है वो कवर हो चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक से वो यही है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये पार्ट है, इसको याद रखिएगा, इससे एमसीक्यू से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सेल वॉल, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। ओके, सो आप लोग प्लीज इस पे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, और लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। एक्चुअली मेरा बेबी छोटा है तो थोड़ा रेगुलर मैसेज वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, लेकिन इसका एक और रीजन है कि एक अच्छा सा आप लोगों की तरफ से रिवर्ट बैक नहीं आता है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं इतना बनाऊं भी, वरना बेबी को लेकर के उतना सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिएगा। बड़े बड़े चैनल्स बहुत लोग देखते हैं, लेकिन इस चैनल को भी देखिए आप लोग, और आपके डाउट्स, सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जरूरी नहीं कि टीचर हर एक बच्चे का प्रॉपर डाउट ले पाए, लेकिन हम अभी, क्योंकि आपको पता है रश नहीं है इतना, तो हम फ्री हैं, तो हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। आप यहाँ से जुड़ेंगे, आप अपना टॉपिक बताएंगे, हम पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो बना करके देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। आप हमसे जुड़िए, कम्युनिकेशन करिए। किसी भी वीडियो पे आकर आप कमेंट करेंगे तो हम, किसी भी वीडियो पे आप कमेंट करें, जरूरी नहीं इसी वीडियो पे, हमारे किसी भी वीडियो पे आप कमेंट करेंगे कि मैम मुझे इस टॉपिक का वीडियो चाहिए, या ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आप लोग को दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।